हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और मैं आपको इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं केमिस्ट्री जी के, जो कि रेलवे के हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें टोटल 20 एपिसोड आएगा। 20 एपिसोड का ये पहला एपिसोड जो कि पब्लिकली होगा, पहला एपिसोड जो कि पब्लिकली होगा, और सब एपिसोड यानी कि पेड होगा, यानी कि जो हमारे वीडियो कोचिंग को लीजिएगा उन्हीं को मिलेगा। तो यदि आप लोग अपने मेरा वीडियो कोचिंग को नहीं लिया तो इस वीडियो के बाद जो मैं प्रोसेस बताऊँगा उसी को कीजिएगा, आपको वीडियो कोचिंग मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें केमिस्ट्री को याद करने का आपके पास 20 एपिसोड होगा, यानी कि आपको 20 पेज याद करना है। मेरे नोट्स का आपको 20 पेज याद करना है। इस 20 पेज को याद करने के बाद आपको 80% ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में। और मैं आपको पहला पेज आज मैं बताऊंगा, इसमें सिखाऊंगा। तो अब देखिए क्या करना है आपको, इसको याद कैसे करना है। याद करने का जो मेरा तरीका है, रेशियो 75 टेक्निक। रेशियो 75 एक ऐसी टेक्निक मैंने डेवलप की है जो कि है तो कोई टेक्निक नहीं, लेकिन माइंडली रूप से वो किसी क्वेश्चन को याद करवा देती है। वो देखिए कैसे आपको याद करना है। जैसे कि हमको याद करना है केमिस्ट्री का ये पेज नंबर 1 वही आपको इतना ही चीज़ याद करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही। इसी में सब पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए, तो केमिस्ट्री का ये पेज नंबर 1 है, और इस पेज नंबर 1 में यानी कि आपको क्या करना है, इस पेज नंबर 1 आपको पूरा 100% याद नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको 100% याद नहीं करना। आपको कैसे याद करना है, इसका आपको 75% याद करना है। रेशियो 75 आप हमेशा याद रखिए, चाहे टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत हो या फिर आप क्वेश्चन बनाने के अंतर्गत या फिर किसी भी चीज़ में आपको रेशियो 75 आपको अपनाना है। तो रेशियो 75 एक्चुअल में मतलब क्या है, इसमें हमको जो आसान से आसान 75% क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको हमको याद करना है। तो देखिए, तो अब देखिए कि तो इसको कैसे याद, जैसे कि हमको इसमें क्या करना है कि 75% क्वेश्चन याद करना है। अब देखिए, और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा ना, उसको हाइलाइटर से या फिर पेंसिल से किसी तरह से इसको टिक कर लेंगे, और इसी रूप में हम इस सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आपके पास वीडियो कोचिंग के रूप में प्रत्येक चैप्टर का एक एपिसोड होगा, और ये आपको नोट्स स्पीड पोस्ट से हम आपको यहाँ से भेज देंगे। तो इसका प्रोसेस आपको लास्ट में बता देंगे। तो अब देखिए कि आपको जो टॉपिक इसमें पढ़ना है पेज नंबर 1 में, तो देखिए रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री। आपको हम बोले कि जैसे कि 10% जो याद नहीं होगा उसको टिक कर दीजिएगा। तो इसके बाद क्या हो, जब आप रिपीट कीजिएगा दोबारा आप इसको पढ़िएगा तो पहले उसी क्वेश्चन पर नज़र पड़ेगी, और जो हार्ड क्वेश्चन होगा यानी कि किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, एक बार फिर से यहाँ पर समझ लीजिए, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आता है वो 75% क्वेश्चन आसान आता है। 75% क्वेश्चन आसान आता है, 25% क्वेश्चन हार्ड आता है यानी भारी आता है। तो अब देखिए 75% क्वेश्चन आसान आता है, 25% क्वेश्चन भारी आता है। यानी कि 25% क्वेश्चन को अब याद करने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, 75% टाइम लगा देते हैं, इसमें 25% टाइम भी नहीं दे पाते हैं। इससे क्या होती है, इसकी तैयारी उसकी 50% रह जाती है, 25% यहाँ पर ख़त्म हो जाती है उसकी तैयारी, और यहाँ से वो 10% ही हासिल कर पाते हैं, तब जाके उसकी 60% तैयारी होकर के रिजल्ट ला भी पाते हैं, नहीं भी ला पाते हैं। लेकिन मेरा क्या तरीका है कि ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जो 75% टाइम जो आप यहाँ पर दे रहे थे, इस 75% टाइम को हमको यहाँ पर देना है, इस 75% टाइम को हमको यहाँ पर देना है। और इसके बाद क्या होगी, इसमें से आपको 70% तैयारी होगी। और अब देखिए, अब ये जो 75% जो हम तैयारी की है, मेहनत की है इसमें, उसका यही सब चीज़ 4-5 क्वेश्चन मिल करके जो हार्ड क्वेश्चन आता था उसमें से आपको कम से कम 15 से लेकर के 20% क्वेश्चन को आसानी से बना देगा। यानी कि 70 प्लस कितना हुआ, 85। बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है ये। इस टेक्निक को आप बनाइए, कोई भी चीज़ आप आसानी से याद कर सकते हैं। और देख कहाँ 60 कहाँ 85। तो आपको इस रूप में तैयार करना हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चीज़ का। तो यही टेक्निक है 75 रेशियो 75, यानी कि प्रत्येक पेज का, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको 75% क्वेश्चन ही आसान यानी याद करना, जो बिल्कुल इजी होगा उसको पहले याद करना है, और यही इजी क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन को ऑटोमेटिक वो आपको सॉल्व कर देगा। तो अब देखिए, जब रिजल्ट आती है 60 से लेकर 65 तक हो, तो क्या जरूरत है हमको 25% मेहनत करने की। हम 75% को ही रिवाइज करके हमको इसी में से नंबर ले आएंगे, इसी में से रिजल्ट आ जाएगा हमारी, क्योंकि इसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जबकि नंबर दोनों में बिल्कुल सेम ही मिलता है। तो क्या ज़रूरत है इसमें मेहनत करने की, ठीक है। तो यानी कि बोल सकते हैं कि इसको जब बाई 4 में 4 रन जा ही रहा है तो क्या ज़रूरत है चौका मारने की। तो वही बात है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, और आपको हम यहाँ पे बताते हैं इसमें क्या सब आएगा आपको। चलो ठीक है, देखिए कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों, यानी कि इसमें देखिए केमिकल से रिलेटेड, यानी कि साइंस के 3 पार्ट हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री यानी कि केमिकल, यानी कि किसी भी मैटर का केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल बॉन्डिंग या फिर
केमिकल स्ट्रक्चर से संबंधित जो चीज़ पढ़ना है हमको, जो सब्जेक्ट में पढ़ना है वो सब्जेक्ट है आपको रसायन विज्ञान। अब देखिए रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तन और इसकी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी किया जाता है। अब देखिए केमिस्ट्री का जनक यानी केमिस्ट्री का पिता किसको कहते हैं? लेवॉइजियर को कहते हैं। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। कीमिया जिसका अर्थ होता है काला रंग, यानी काली मिट्टी का रंग होता है काला, उसी के नाम पर कीमिया बना, कीमिया से केमिस्ट्री बना। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अंतर्गत को केमी टेकिंग कर देते हैं। रसायन विज्ञान के अध्ययन को यानी केमिस्ट्री को पहले प्राचीन का नाम क्या था? केमी टेकिंग। लेवोजियर जिसको आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था यानी कि कोई भी मैटर होती है इसकी कितनी अवस्था होती है? नॉर्मली 3 अवस्था होती है, लेकिन वैसे 5 अवस्था है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता हो, पदार्थ कला, जैसे कि जल, हवा, वायु। अब देखिए जो दिखाई नहीं भी दे, जो स्थान घेरे उसको बोलेंगे पदार्थ है। जैसे कि वायु भी एक टाइप का पदार्थ ही है, उसको गुब्बारा में भर के एक जगह दूसरी जगह ले जाया सकता है, या फिर उस पर प्रेशर डालने पर वो विरोध करती है प्रेशर का। तो अब देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भाग में, भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भाग में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। उसका आकार यानी कि उसका जो शेप होता है, और उसका आयतन यानी कि उसका जो वॉल्यूम होता है, जो बिल्कुल निश्चित होता है, फिक्स होता है। जैसे कुर्सी, कोई भी चीज़ ठोस चीज़, कुर्सी, मेज, ईंट, पत्थर, मूर्ति, दवात, कलम, तम्बा, इस रूप में। द्रव यानी लिक्विड, द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसका उसका आयतन तो लिमिट है यानी कि फिक्स होता है, यानी उसका आयतन एक वॉल्यूम जो उसका फिक्स होता है, लेकिन उसका आकार अनिश्चित हो, यानी कि उसको बोतल में डालिए तो बोतल के शेप ले लेगा, उसको जिस बर्तन में डालिएगा उस बर्तन का शेप ले लेगा। यही सोचिए कि 1 लीटर आपके पास दूध है, उस दूध को आप किसी भी चीज़ में डालिएगा तो उसका वो शेप ले लेगा, लेकिन दूध रहेगा 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, तो द्रव इसको बोले जैसे कि दूध, पानी, तेल, दारू, शराब। गैस जिसका आकार और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं हो, जिसका वजन भी निश्चित नहीं हो और उसका फैलने का तरीका भी निश्चित नहीं हो। वो छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी जगह में फैल सकती है, वो टेम्परेचर पे वो डिपेंड करती है, जैसे कि वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, यही सब चीज़। रासायनिक संगठन के आधार पर संसार के समस्त पदार्थ को 3 भाग में बांट सकते हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व यानी एलिमेंट, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, क्लास 6 में पढ़ना था। तत्व पदार्थ का वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा आज तक 2 या 2 से अलग गुण वाले पदार्थों में आसानी से विभाजित नहीं किया जा सका है, या फिर नहीं कर सकते। वो बिल्कुल एक टाइप का ही होगा। लोहा, मतलब ये हम लोग के इधर जैसा लोहा मिलता है उसी तरह का लोहा आपको US कहीं भी मिल जाएगा। यौगिक यानी कंपाउंड। तो देखिए तत्वों की संख्या अब तक कितने तत्व की खोज हुई है? 118, यानी जिसको कि पीरियोडिक टेबल में सजा के लिखते हैं, यानी कि आवर्त सारणी में लिखते हैं सजा करके। यौगिक यानी कंपाउंड, जो तत्व से मिलके बनता है। देखिए कंपाउंड यानी कि यौगिक, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है। क्योंकि देखिए तत्व भी तो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ जब भी कोई चीज़ बनाएगा तो वो तो शुद्ध पदार्थ को ही बनाएगा, इसलिए यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी बना दिया, पानी का गुण, हाइड्रोजन गुण, ऑक्सीजन गुण तीनों का अलग अलग हो गया ना, तो वही बात है। यानी उसका जो अवयवी जो तत्व था उसके गुण से वो भिन्न होता है, अलग होता है। देखिए जैसे कि ऑक्सीजन देखिए जलने में सहायक होता है, हाइड्रोजन जलता है, लेकिन पानी दोनों को, पानी जो है आपको बुझा देता है। मिश्रण यानी मिक्सचर, ये होता है अशुद्ध पदार्थ। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से होता है, प्राप्त होता है, बनता है, मिश्रण कहलाता है। इसे किसी भी विधि द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है, जैसे हवा हुआ, मिट्टी हुआ, बालू हुआ, कोई भी चीज़। परमाणु द्रव्यमान इकाई और मोल संकल्पना। परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कार्बन, यानी कि देखिए जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है कार्बन, तो यानी कि एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। फिर से कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, यानी AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक बार फिर से परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि एटॉमिक मास यूनिट कार्बन, जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान
कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना है। यानी कि कार्बन 12 का एक परमाणु का जो द्रव्यमान है उसका 12वां भाग यानी उतना का बट्टा 12 का गुणनफल निकालिए, गुना की जिसका आपको निकालना है। मोल यानी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में लगभग में पूछ देती क्वेश्चन ये वाला। मोल यानी मोल किसी पदार्थ के परमाणु, अणु और आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। यह संख्या 6.022 × 10⁻23 है। यानी कि इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। 6.022 गुणे 10⁻23 इसकी संख्या होती है। संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 को जो मोल को प्रकट करता है इसको कहते हैं एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो एक वैज्ञानिक थे। अतः मोल पदार्थ के कणों की एवोगाड्रो संख्या भी व्यक्त करता है। पदार्थ के कणों की एवोगाड्रो संख्या व्यक्त करता है। अब देखिए आपको ये तो जो इतना भी चीज़ बताइए तो पूरा थ्योरी था। अब देखिए इस साइड में आपको वही सब क्वेश्चन पढ़ना है जो कि किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब देखिए अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वही तो पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद करें। इस पार्ट में देखिए तो कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव गैस के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो अणुओं की गति। अणु की गति जो होती है ठोस द्रव गैस में अलग अलग होती है। ठोस में तो होती ही नहीं है, फिक्स होती है। द्रव में होती है, गैस में द्रव में कम होती है, गैस में बहुत ज़्यादा होती है। यानी अणु अब यानी कि पदार्थ के अंदर में अणु उसके घूमते रहते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, जैसा कि हम लोगों को बताए थे। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। केवल एक तत्व से बना पदार्थ होता है, हीरा। ताप के कारण ठोस की डैश बदल जाती है। ताप यानी टेम्परेचर के कारण ठोस की संयोजन बदल जाती है, तभी तो ठोस को पिघल जाता है तापमान टेम्परेचर मिलाने पे। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर यानी कि हम लोग का इन्वायरमेंट है। एटमॉस्फेयर जो क्या है, एक मिश्रण है, मिक्सचर है। हवा गैसों का क्या है, एक मिक्सचर है, मिश्रण है। मिश्रण का उदाहरण है हवा, बालू, इस्पात, कुछ भी बोल सकते हैं। एक द्रव अपना आकार आसानी से बदल सकता है परंतु ठोस नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका जो है उसमें जो है अणु के बीच गैपिंग नहीं होती है। अणु के बीच गैपिंग बहुत ही कम होती है, फिर नहीं होती है। इसलिए ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है, गलनांक बिंदु। ठोसों की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है, गलनांक बिंदु। यानी यौगिक के अवयवों को डैश द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो रासायनिक विधि द्वारा। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। एक तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है, रासायनिक प्रतिक्रिया। बालू एवं नमक के मिश्रण में से नमक और बालू को किस विधि से अलग करेंगे, किया जा सकता है। पानी में नमक को घुलाने के बाद आसवन के द्वारा डैश विधि से, आसवन के द्वारा, यानी कि पानी में नमक को घुला देंगे, उसका फिर उसको पानी को अलग कर देंगे, यानी आसवन, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, उसको फंसा देंगे। डैश विधि से मिट्टी युक्त पानी को साफ करते हैं, निथारण, यानी कि पानी को मिट्टी में घुला देंगे, उसका थोड़ा देर छोड़ देंगे, उसका फिर इसको निथार लेंगे, यानी कि उसको बोले पसा देंगे। गैसों को किस तापमान से ऊपर तरलीकृत नहीं किया जा सकता, तो क्रांतिक तापमान, यानी कि ऐसा तापमान जिस तापमान के ऊपर गैसों को नहीं तरलित किया जा सकता, यानी कि उसको द्रव में नहीं बदल सकता। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं अमिश्रणीय, यानी कि इमिसिबल। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाते हैं, डिपोजिशन। किसी तत्व के परमाणुविक भार को किसमें व्यक्त करते हैं, AMU में। पदार्थ के अनुभार की गणना क्या मापन कर की जा सकती है, वाष्प घनत्व। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, मोल की संख्या पर। NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, यानी कि 6.022 × 10⁻23 का, इसको लीटर में कितना वैल्यू होता है, 22.4 होता है वैल्यू, 22.4 लीटर। एक मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। एक मोल NaCl, एक मोल NaCl सोडियम क्लोराइड बराबर होता है 58.5 ग्राम NaCl, यानी कि NaCl का मतलब क्या हुआ, नमक होता है। तो अब देखिए, ताप और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है, समान संख्या रहती है। यह नियम क्या कहलाता है, एवोगाड्रो का नियम। यानी कि तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है, यह नियम क्या कहलाता है, एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू कितना होता है, 6.023 होता है। तो ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, वो होती है अणु की संख्या।
उसके बाद परमाणु संरचना, तो आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने 1808 में किया था। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा है? अणु। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु का भाग नहीं है फोटोन। फोटोन जो है परमाणु का भाग नहीं है। परमाणु भाग क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फोटोन प्रकाश जो होता है लाइट, वो फोटोन से मिलकर बनता है। किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के जो नाभिक होते हैं, बीच का जो नाभिक होते हैं, उसको में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको जो हम पढ़ाएंगे तो पहले हम 11 यानी कि जो टोटल इसमें 20 एपिसोड है, 20 एपिसोड जल्दी जल्दी हम खत्म कर लेते हैं। उसके बाद जो भी टॉपिक बचेगा उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, ताकि ALP का मेंस के लिए आपको क्लियर हो सके। तो फिलहाल तो आपको हम 75% इसमें कवर कीजिए, जो कि याद करके होगा। आप लोग मेरा नोट्स मंगवा लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किया J.J. थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज हुआ था 1932 में। प्रोटॉन का खोज हुआ था 1908 में। और उसका खोज हुआ था 1896 में। इलेक्ट्रॉन पर एक ऋण आवेश किसके समतुल्य होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब ऋण आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, और न्यूट्रॉन पर होता है जीरो, कुछ भी नहीं होता, उदासीन होता है वो। तो प्रोटॉन पर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब प्लस यानी पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब निगेटिव। अस्थायी कण क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन कण पर क्या होता है? कोई भी आवेश नहीं होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है? प्रोटॉन में। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन की संख्या की। यानी कि किसी तत्व का परमाणु की संख्या यदि 12 है ना, तो इसका मतलब क्या? उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 12 ही होगी। यानी किसी भी यानी तत्व का यानी किसी भी एलिमेंट का उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या पर। इलेक्ट्रॉन की संख्या पे वो निर्भर नहीं करती, क्योंकि यदि उसको पॉजिटिव या निगेटिव करने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती और बढ़ती रहती है, जबकि प्रोटॉन की संख्या घटती बढ़ती नहीं, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है उसके नाभिक में होता है। उसको देखिए, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन के। एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। एक तत्व के समस्थानिक में अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। तो यही था एपिसोड नंबर 1 में, यानी केमिस्ट्री का एपिसोड नंबर 1 में। और इसका टोटल 20 एपिसोड आएगा, और जो कि प्राइवेट होगी। ये सिर्फ एक डेमो वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए होगा। और यही सोचे कि इसी में से आपको पूरा किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको फुल नोट्स यानी पूरा क्वेश्चन 80% ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी में से आएगा। बाद में जो 20% क्वेश्चन होगा, जो इस एपिसोड के खत्म होने के बाद एक भी टॉपिक को हम यहाँ पे डिटेल से आपको पढ़ाएंगे, तब जाकर होगी। लेकिन हमको जो रेशियो 75 को फॉलो करना है, यानी रेशियो 75 का मतलब क्या हुआ? पहले हम किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक का हम 75% क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद किसी और चीज़ को कवर करेंगे। यदि हम मान लेते हैं इसको, यदि हम पढ़ाने चले तो एक एक टॉपिक को हम यदि यहाँ पे शुरू करेंगे यानी डिस्क्राइब करना, आप लोग को समझाना, तो पता चलेगा 5-6 घंटा बीत गया, एक पेज भी खत्म नहीं हुआ। तो हमको क्या अपनाना है? रेशियो 75 अपनाना है, भले ही 2-4 क्वेश्चन छोड़ना पड़े, ठीक है? तो आपको यही अपनाना है, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए हमको सबसे पहले 75% तैयारी करनी है। उसके बाद कोई और चीज़ 2-4 क्वेश्चन छूटता है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है? तो फिर हम जब टाइम मिलेगा, फिर बाद में 75% कवर करने के बाद फिर से हम पढ़ाई करेंगे। तो रेशियो 75 आप हमेशा याद रखिए, हर एक एग्जाम में, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक चीज़ के लिए रेशियो 75 का यूज़ आपको टाइम मैनेजमेंट में आपको हम सिखाएंगे। किसी भी काम में आप रेशियो 75 को यूज़ कीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। हम तो अपनाते हैं, मेरा काम तो आसान हो जाता है। अब देखिए आप लोग का क्या होता है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप लोग जानना चाहते हैं AOVC यानी अभिषेक ऑनलाइन वीडियो कोचिंग का सिस्टम क्या होता है? इसका सिस्टम ये है कि हम आपको यहाँ से अपने अभिषेक कंपटीशन कोचिंग यहाँ से स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको हम नोट्स सेंड कर देंगे, आपके एड्रेस, आपके दिए हुए एड्रेस पर भेज देते हैं। और वीडियो कोचिंग का जो फीस है वो ग्रुप डी के लिए वो फीस है 1000 रुपये, ALP के लिए 2000 रुपये, NTPC RPF के लिए 1500 रुपये, और जो भी है। तो नोट्स का फ़ी अलग से आपको लगेगा, जिसमें कि ग्रुप डी के लिए 1200, ALP के लिए 2200 रुपये, NTPC RPF के लिए भी 1200 ही लगेगा।
तो अब देखिए इसमें आपको जो भी जैसे ALP का लेते हैं तो ALP का 2200 में ही PT मेंस साइको तीनों चीज़ का तैयारी करवाएंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि पहले हम PT का करते हैं तैयारी, तो मत कीजिए, क्योंकि देखिए आपको PT और मेंस और साइको बीच में गैप ज़रा सा भी नहीं मिलेगा, इसलिए आपको मेंस की तैयारी हम करवाएंगे और मेंस की तैयारी से आपका PT निकल जाएगा। और साइको तो खैर रीजनिंग का अगला पार्ट है, यानी कि वो बिल्कुल ईजी है, 5-6 दिन का ही क्लास है। तो आपको तीनों क्लास एक साथ स्टार्ट करवाएंगे ALP के लिए, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसका फ़ी बहुत ही कम ही है और सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये ही इसका ALP का फ़ी है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। आप लोगों को यदि पसंद आई हमारी वीडियो या फिर हमारा पढ़ाने का तरीका रेशियो 75, तो आप लोग जरूर लीजिए इस वीडियो कोचिंग को। बहुत फ़ायदा होगा, आपकी तैयारी को बहुत आसान हो जाएगी और आपकी जितने भी यानी कि कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, सब कुछ हम दूर कर देंगे। यानी कि आपको यानी कि किसी भी रिजल्ट को निकालने के लिए आपके पास होनी चाहिए 3 चीज़ें। सबसे पहली बात बेस्ट बुक जो मार्केट में उससे सबसे बेस्ट बुक जो मेरा नोट्स है वो आपके पास हम सेंड कर देंगे। बेस्ट कोचिंग AOBC यानी अभिषेक ऑनलाइन वीडियो कोचिंग, एक ऐसा कोचिंग का सिस्टम होगा जो आपके व्हाट्सएप पे उसका लिंक आएगा प्रत्येक, जैसे कि केमिस्ट्री का भी खत्म हुआ 20 एपिसोड का उसका लिंक रहेगा। 20 एपिसोड में कभी भी किसी भी टाइम 20 में से कभी भी किसी को क्लिक करके उसका वीडियो आप देख सकते हैं। जबकि ऐसा होगा कि जैसे आज से 10 दिन पहले क्लास किए और उस क्लास को रिपीट कर ले, कैसे नहीं ना। जो डिजिटल है तो डिजिटल का फ़ायदा उठाइए। एक ही क्लास को आप 5 बार 10 बार जितना मन उतना बार कर सकते हैं, जब मन तब। और खास करके हमारा जो अभिषेक ऑनलाइन वीडियो कोचिंग है वैसे स्टूडेंट के ज़्यादा सूटेबल जो कहीं नौकरी करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनके बदला में एक तरह से बोलिए कि हम पढ़ाई करते हैं और हमारा नॉलेज तरीका वो अपनाते हैं। भले ही ज़्यादा नहीं, लेकिन वो उनका रिजल्ट बिल्कुल आएगा, एक बार में आएगा। और रिजल्ट के लिए चौथी चीज़ जो आपको चाहिए, तीसरी चीज़ चाहिए सही गाइडेंस तो हम आपको दे देते हैं। उसके बाद देखिए चौथी चीज़ भी आपको चाहिए, वो चाहिए आपकी तैयारी और सबसे ज़्यादा हो, और सबसे ज़्यादा हम आपकी तैयारी करवाते हैं, यानी गाइडेंस देते हैं, सब कुछ देते हैं। उसका फिर आपको टेक्निकल फॉर्मेट चाहिए, वो एक चीज़ के बारे में आपके साथ डिस्कस करें, कैसे एग्जाम में जाना है, कैसे एग्जाम के क्वेश्चन को रखना है, कैसे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कैसे कौन सा क्वेश्चन बनाना है, एक एग्जाम में कितना क्वेश्चन बना कर लाना है, कौन सा क्वेश्चन आए तो उसका ऑप्शन क्या मारना है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं। यानी कि हमारी तैयारी यदि 60% तो 70% नंबर कैसे लाए, यदि हमारी तैयारी 70% तो 80% नंबर कैसे लाए, साइको टेस्ट कैसे पास करें, एक चीज़ के बारे में तो सब कुछ को जानकारी। यानी कि आप ऑनलाइन वीडियो कोचिंग लीजिए, प्लस में यूट्यूब भी देखते रहिए मेरा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। रेड वाला जो बटन है उसको क्लिक कीजिए और उसके बगल में आएगी एक घंटी का सिंबल यानी कि बेल आइकन, उसको भी क्लिक किया तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी। इससे क्या होगी कि हम जो कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, नहीं तो फिर बार बार अभिषेक सर लिख करके यूट्यूब पे खोजना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। आपको यदि अच्छा लगा हो ये वीडियो हमारा पढ़ाने का तरीका, तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए और बताइए उनको कि AOBC क्या है और उसके बारे में। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। फिर से मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।